हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सक्सेस मंत्र बाय दीपक राय सर में। मैं पूजा शुक्ला बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए बायोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्लास लेके। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, बट क्लास की शुरू आपको मेन किसका किसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है ह्यूमन सिस्टम में। तो हम बात करें तो देखिए, आपको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है ह्यूमन का, इसमें पढ़ेंगे आप सबसे पहले क्या पढ़ना है, मेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ठीक है, मेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं या ऑर्गन है उसको हम पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेल के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है ब्लडर, सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, वैसा डिफेंस होता है, टेस्टिस होगा, एपिडाइडिमिस होगा, और यूरेथ्रा और पेनिस। यूरेथ्रा तो आपकी किडनी का पार्ट होता है, आपका यूरेटस, यूरेथ्रा, यूरेनरी ब्लडर। ठीक है, और किडनी, ये सब क्या है, रिप्रोडक्टिव, मतलब कि आप कह सकते हैं किडनी के ही पार्ट होते हैं, यूरेथ्रा, यूरेथर और आपका यूरेनरी ब्लडर। ठीक है, ये सब किडनी के भाग होते हैं। उसके बाद टेस्टिस आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आता है, बट किडनी भी एक तरह से मान सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ही मतलब इन सारी चीजों को भी पढ़ाया जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कहाँ पे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट में। उसके बाद अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, तो देखिए सबसे मेन ऑर्गन फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस होगा। यूट्रस का मतलब आप हिंदी में कहते हैं, जिस जो गर्भाशय होता है उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यूट्रस कहा जाता है। उसके बाद ओवरी, ओवरी के बाद इंडोमेट्रियम, सर्विक्स, वेजाइना, ओवरी, फेमब्रेई। तो इतने सारे पार्ट्स हमको आज की क्लास में है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखा आपने, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आप देख लिए, और इतने सारे पार्ट्स आज की क्लास में क्या करने हैं, हम लोग को कवर करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पेज को ओपन करते हैं। ठीक, तो हेडिंग बनाइएगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको हेडिंग क्या बनाना है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मानव में प्रजनन तंत्र, हिंदी में इसे आप लिख सकते हैं, मानव में प्रजनन तंत्र। तो इसका डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए कि अपने ही जैसे, ठीक है, अपने ही जैसे किसी नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना या किसी नए ऑर्गेनिज्म को बनाना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब उसमें जितने भी पार्ट्स शामिल होंगे, जो जो भी ऑर्गन उसमें शामिल होंगे, क्या कहलाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें माता पिता के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। चलिए लिखिएगा फटाफट। अब देखिए, किसी ऑर्गेनिज्म को बनाना है तो उसमें, अगर किसी युग्मक को बनाना है तो उसमें माता पिता दोनों का योगदान होगा। ठीक है, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन की कोई चीज बन नहीं सकती। फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब एक और स्पर्म आपस में मिलेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, तभी आपका जाइगोट और युग्मक, एम्ब्रायो, सारी चीजें बनेंगी। ठीक है, तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, जब वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया इसमें माता पिता के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, इसमें माता पिता के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ठीक है, तो वो प्रक्रिया जिसमें माता और पिता के द्वारा युग्म का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन
जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है? रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी होता है, अगर जनरेशन को आगे बढ़ाना है तो भाई रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर आप जनरेशन कब आगे बढ़ेगी? जब रिप्रोडक्शन होगा, मतलब और ऑर्गेनिज्म बनेंगे तब क्या होगी, मतलब तब जनरेशन आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट में रिप्रोडक्शन जनरेशन जनरेशन ठीक है, जन को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। अब आपको हेडिंग यहाँ बनाना है कि ये जो रिप्रोडक्शन है इसका टाइप कौन कौन सा टाइप होता है। तो हेडिंग बनाइएगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग बनाना है आपको टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हिंदी में प्रजनन के प्रकार। ठीक है, सबको पता है कितने आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो वैसे तो अगर आप देखते हैं तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होगा, दो प्रकार से होगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल होगा। ठीक है, बट आप यहाँ ह्यूमन में पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो चलिए हम बात दोनों की करेंगे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो आप यहाँ पे अगर टाइप लिख रहे हैं तो टाइप में दोनों लिख लीजिए कि जो रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप का होता है। दो टाइप का, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन। ठीक है, क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि ये क्या है, अलैंगिक, अलैंगिक जनन है। ठीक है? तो रिप्रोडक्शन के दो पार्ट, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लैंगिक जनन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अलैंगिक जनन। अब इन दोनों रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे कि इनका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग लेते हैं। सबसे पहली हेडिंग आपको बनाना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो लैंगिक जनन। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे बिल्कुल से लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये क्या है भाई, इसमें क्या चीजें होती है, इसका क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपको लिखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की, ठीक है, दो पेरेंट की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होगा, जहाँ पे दो पेरेंट होंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होगा, जहाँ पे दो पेरेंट होंगे, वहीं पे क्या होगा, सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल सिर्फ एक इंसान से नहीं हो सकता या फिर एक ऑर्गेनिज्म से हो सकता है। जहाँ पे दो लोग मेल और फीमेल दोनों होंगे वहीं पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप लिख सकते हैं किसके अंदर देखा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला एग्जांपल आप ले सकते हैं ह्यूमन के अंदर देखा जाता है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। ठीक है,
आप लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, रिप्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन में दो पेरेंट मिलकर, दो पेरेंट मिलकर किसी नए युग्मक, किसी नए युग्मक या फिर एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण का निर्माण करते हैं, भ्रूण का निर्माण आई बात समझ में। तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स मिलेंगे और दो पेरेंट्स मिलके क्या करेंगे, किसी नए युग्मक क्या कहते हैं, एम्ब्रायो का निर्माण करेंगे। ठीक, बात समझ में आई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आगे अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल के मतलब कि स्पर्म और ओवम के मिलने से होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल के स्पर्म, मेल के स्पर्म, स्पर्म यानी कि हिंदी में स्पर्म को क्या बोलते हैं, शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु, और फीमेल के ओवम, और फीमेल के ओवम। अब ओवम को कहीं कहीं पे आप पढ़ते हैं एग लिखा रहता है, और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, ठीक है। अंडाणु के मिलने पर होता है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, स्पर्म प्लस ओवम के मिलने की प्रक्रिया, के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मिलने की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। आई बात समझ में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलेगा तब होगा, उसके बाद स्पर्म और ओवम के मिलने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो फटाक से हेडिंग बनाइएगा आप लोग, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर आज के ही क्लास में खत्म करना है, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, वहां पे दो पेरेंट्स की नीड थी, तो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट का मतलब हो गया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन पेरेंट्स की क्या होती है, नीड होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। उसमें दो पेरेंट की आवश्यकता थी, यहाँ पे वन पेरेंट की क्या होती है, नीड होती है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जैसे कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है, प्लांट एग्जाम्पल, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप प्लांट को ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया के द्वारा पॉलन ग्रेन ओवम से मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। पॉलन ग्रेन जो होंगे वो किससे मिलेंगे, ओवम से मिलेंगे, तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए आगे
अब देखेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेडिंग बनाइएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन में मादा प्रजनन तंत्र, ठीक है। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखें। तो इसको देखो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको डिवाइड कर दिया गया है कितने पार्ट्स में? तो 2 पार्ट्स में इसको क्या किया गया है? बिल्कुल डिवाइड किया गया है। इसमें कौन कौन से सेक्स ऑर्गन भाग लेते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्गन आएंगे? तो एक आएगा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सबसे पहले एक साइड हम लोग लिखेंगे, एक साइड हम लोग लिखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरी साइड हम लोग लिखेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और इस साइड लिखना है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये दो सेक्स ऑर्गन आते हैं, इसे प्राथमिक लैंगिक अंग बोलते हैं, अंग। और इसे बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक, ठीक है। वो प्राथमिक लैंगिक अंग था, ये द्वितीयक लैंगिक अंग है। अब ये दोनों, इन दोनों का फंक्शन क्या होता है? तो देखिए जो प्राथमिक यानी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ये क्या करता है? इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है ये रिप्रोडक्शन करवाता है, और दूसरा जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यह रिप्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, करवाता, यह रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। यहाँ पे लिखिएगा यह रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जितने भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे वो क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करवाएंगे, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होगा फीमेल में, वो क्या करेगा कि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि फीमेल सेक्स ऑर्गन कितने होते हैं, ठीक है, कौन कौन से फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाना है आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन, या फिर डायरेक्ट लिख लीजिए 4 टाइप के फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक। आप लिखिएगा, एक तो पहले आपने देखा कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन इसको 2 भाग में बांटा गया। अब उन 2 भागों में से अगर हम और आगे देखें तो कितने ऑर्गन हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि 4 टाइप के फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, 4 टाइप के फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो पहला जो है, सबसे पहले हम कौन कौन से होंगे? फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूटेरस और सर्विक्स, जिसको अभी मैंने डायग्राम में दिखाया है, ठीक है। तो पहला जो है, पहला सेक्स ऑर्गन जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो है फेलोपियन, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब पहला। दूसरा जो है
यूट्रस, यूट्रस, तीसरा जो है ओवरी, ओवरी, और चौथा जो है वो है सर्विक्स। ठीक है, चौथा जो है वो है, आप सॉरी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, चौथा जो है वो है सर्विक्स। ये 4 ऑर्गन होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, तो देखिए आपका जो फैलोपियन ट्यूब होता है, 1 सेकंड रुकिएगा, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंडवाहिका कहते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है, इसको हिंदी में कहते हैं अंडवाहिका। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका दूसरा नाम ओविडक्ट है। सबसे पहले आप ये पॉइंट याद रखना, इसका दूसरा नाम अगर पूछता है तो क्या है, या एग्जाम में ओविडक्ट करके पूछता है, तो भी आपको क्या याद रखना है कि जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसी को ओविडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम ओविडक्ट है। आई बात समझ में, इसका दूसरा नाम ओविडक्ट है। इसके अलावा ये किसी भी फीमेल के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये किसी भी फीमेल की लाइफ में क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी के फेलोपियन ट्यूब में गड़बड़ी आती या खराबी आती है, वो महिला माँ नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि जब फेलोपियन ट्यूब आपका खराब होगा, तब क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर या फिर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जब जो स्पर्म और ओवम होते हैं वो कहाँ पे जाके मिलते हैं, वो जाके मिलते हैं कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में ही। और फेलोपियन ट्यूब में मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी कहाँ पे देखा जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर देखा जाएगा। लेकिन किसी महिला का अगर फेलोपियन ट्यूब खराब है तो माँ नहीं बन सकती किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई भी फीमेल माँ नहीं बन पा रही है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। अगर कोई महिला माँ नहीं बन पा रही तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वहां पे आपको रीजन बताना है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर कोई फीमेल माँ नहीं बन पा रही है, माँ नहीं बन पा रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है। ठीक है, रीजन बताना है यहाँ पे, और एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बताना है इसका सबसे बड़ा कारण है फेलोपियन ट्यूब। अगर किसी महिला का फेलोपियन ट्यूब खराब है तो वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसका सबसे बड़ा कारण, आंसर है ये आपका, इसका सबसे बड़ा कारण फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, तो अगर किसी फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब है, अगर वो मान लीजिए चिपकी है, सूखी है, या फिर किसी कारणवश उसको क्या किया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अलग कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो फीमेल जो होगी वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो माँ नहीं बन सकती। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा कारण फेलोपियन ट्यूब है। क्यों, क्योंकि अगर किसी की फेलोपियन ट्यूब सूखी है,
किसी कारणवश चिपक गई है या फिर इसको काट कर क्या कर दिया गया है, किसी रीजन से शरीर से बाहर कर दिया गया है, तो कभी भी महिला मां नहीं बन पाएगी। इस वजह से ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फीमेल के लाइफ में। ठीक है, किसी भी फीमेल के लाइफ में फेलोपियन ट्यूब जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे चले, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गन जो है वो है ओवरी। ओवरी हेडिंग बनानी है सबको। ओवरी, ठीक है। ओवरी क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो ओवरी पहला सेक्स ऑर्गन होता है और यह संख्या में 2 होती है। तो लिखिएगा ओवरी ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, सिस्टम का सबसे पहला सेक्स ऑर्गन होता है। सबसे पहला सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, तो ओवरी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहला सेक्स ऑर्गन होता है। उसके अलावा यह संख्या में 2 होती है। नेक्स्ट पॉइंट में, यह संख्या में, यह संख्या में 2 होती है। ठीक है, कितनी होगी, 2 होती है। ठीक, आगे, आगे अगर हम बात करें, ओवरी यू किससे जुड़ी होती है, ओवरी यूट्रस से जुड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा ओवरी यूट्रस से जुड़ी होती है। ठीक है, यूट्रस से जुड़ी होती है। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, अगर फीमेल के अंदर ओवरी ना हो तो वो माँ, फिर भी वो माँ नहीं बन सकती। फेलोपियन ट्यूब नहीं है तो भी वो माँ नहीं बन सकती, ओवरी नहीं है तो भी वो मतलब माँ नहीं बन सकती। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर किसी फीमेल के अंदर, अगर किसी फीमेल के अंदर ओवरी नहीं है तो, नहीं है तो वह माँ नहीं बन सकती। ठीक है, वह माँ नहीं बन सकती। आई बात समझ में। चलिए, अब हम लोग लिखेंगे फंक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी का फंक्शन क्या होता है, बाकी ये लाइन आप देख सकते हैं कि ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहला सेक्स ऑर्गन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फीमेल का सबसे पहला सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, ओवरी होता है। ओवरी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ओवरी किससे जुड़ी होती है, यूट्रस से जुड़ी होती है। अगर किसी के अंदर ओवरी नहीं प्रेजेंट है, किसी फीमेल के अंदर, तो क्या कंडीशन होगी, क्या सिचुएशन होगी। तो अगर किसी फीमेल के अंदर ओवरी नहीं प्रेजेंट है तो वो फीमेल जो है वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे आपको देखना है फंक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी का कार्य क्या होता है, तो हेडिंग बनाइएगा फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी का कार्य, इसका कार्य क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ओवरी यानी कि अंडाणु, जिसे हम कहते हैं एग या ओवम बनाने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा ओवरी अंडाणु, इसे हम क्या कहते हैं, एग कहते हैं इंग्लिश में। एग के अलावा क्या कहते हैं, इसे ओवम भी कहा जाता है। ठीक है,
ओवम बनाने का बनाने का काम करती है, ठीक है, काम करती है। उसके आगे, किसी के अंदर अगर एक ओवरी होती है तो भी बच्चे का जन्म हो जाता है, क्योंकि भाई ओवरी चाहे एक हो चाहे दो हो, ठीक है, दोनों का काम क्या होगा, सेम होगा। पहली भी क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी, दूसरी भी ओवम बनाने का काम करती है, बट दोनों का समय निश्चित नहीं होता, अलग अलग टाइम पे वो क्या करती है, एग का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी फीमेल के अंदर सिर्फ एक ओवरी प्रेजेंट है और दूसरी ओवरी नहीं है, या किसी कारणवश बाहर निकाल दी गई है, तो क्या बच्चे का जन्म पॉसिबल है या मतलब या फिर नहीं हो सकता है, तो पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि एग तो बन ही रहा है ना, चाहे वो एक ओवरी से बन रहा हो चाहे दोनों से बन रहा हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर किसी फीमेल के अंदर सिर्फ एक ओवरी होती है तो भी बच्चे का जन्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, अगर किसी फीमेल के अंदर एक ही ओवरी है, एक ही ओवरी है, तो भी बच्चे का जन्म बच्चे का जन्म हो जाता है, तो भी बच्चे का जन्म हो जाता है। एक सिंगल ओवरी से भी बच्चे का जन्म हो जाएगा। ओवरी को यूट्रस से मेसी ओव मेसी ओव ओवरियम मेम्ब्रेन जोड़ने का काम करती है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ओवरी को यूट्रस से कौन जोड़ता है, तो मेसो ओवेरियन मेम्ब्रेन होता है जो ओवरी को यूट्रस से जोड़ने का काम करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, ओवरी को यूट्रस से मेसिवोरियम, ठीक है, ओवरी को यूट्रस से यूट्रस से मेसिवेरियम मेसिवेरियम मेम्ब्रेन मेसिवेरियम मेम्ब्रेन जोड़ने का काम करती है, ठीक है। किस मेम्ब्रेन द्वारा जुड़ती है ओवरी यूट्रस से, तो मेसिवेरियम मेम्ब्रेन द्वारा जुड़ी हुई है। यह क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, फेलोपियन ट्यूब आपने देख लिया, आपने देखा ओवरी और फेलोपियन ट्यूब। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका यूट्रस, ठीक है। तो हेडिंग क्या बनाना है अब, यूट्रस जिसे वॉम्ब भी कहा जाता है और गर्भाशय भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हेडिंग बनाइए यूट्रस का। यहाँ पे यूटेरस, ठीक है, इसे कहते हैं वॉम्ब भी कहते हैं, इसे वॉम्ब भी इसका दूसरा नाम है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, गर्भाशय। यहीं पे एम्ब्रायो का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। किसी भी एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, यूट्रस के अंदर होता है। तो चलिए सबसे पहले लिखे, फेलोपियन ट्यूब से एग बनाने के बाद अगर एग यूट्रस में नहीं जा पाता तो अबॉर्शन के चांसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब के बाद जो एग और स्पर्म होगा वो कहाँ पे जाएगा, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद वो यूट्रस में जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब में एग बनने के बाद अगर एग यूट्रस में नहीं जा पाता तो अबॉर्शन के चांसेस मिलते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद जो भी युग्मक बनेगा वो कहाँ पे जाएगा, यूट्रस में जाता है, ठीक है। तो लिखिएगा, फेलोपियन ट्यूब में एग बनने के बाद, या फिर ओवरी में एग बनता है, फेलोपियन में जाता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं, फेलोपियन
ट्यूब में फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद युग्मक फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद आप कह सकते हैं स्पर्म और ओवम कहाँ पे जाएंगे, यूट्रस में जाएंगे। या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, युग्मक या जाइगोट जो भी बनता है, ठीक है, युग्मक जाइगोट लिखिए, जाइगोट लिख लीजिए, ठीक है। और जाइगोट यूट्रस में जाता है, यूट्रस में चला जाता है। जब स्पर्म और ओवम आपस में मिले तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद वही जाइगोट या युग्मक जो भी है वो कहाँ जाएगा, यूट्रस में चला जाएगा, ठीक है। बाद में लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा मिलियन में जो स्पर्म होते हैं उसमें से कोई एक ही स्पर्म एग से मिल पाता है और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट यूट्रस में होता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं जो मिलियन में स्पर्म होते हैं, मिलियन में जो स्पर्म होते हैं उसमें से कोई एक स्पर्म ही एग से मिल पाता है और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट यूटेरस के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफर्म कर लेना आप लोग कि यहाँ पे जो जाइगोट होगा या फिर गैमेट्स होगा, ठीक, या फिर यहाँ पे जो भी रिजल्ट निकलेगा फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी रिजल्ट बनता है ह्यूमन बॉडी में वो कहाँ पे जाता है, यूट्रस में जाता है, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर कर लेना, और नहीं क्लियर हो पाता तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको, ठीक है। चलिए, उसके बाद एम्ब्रायो यानी कि युग्मक, ठीक है, युग्मनज कहा जाता है, युग्मक नहीं कहा जाता, ठीक। तो जो युग्मनज होता है वो कहाँ पे जाता है, यूट्रस में चला जाता है। अब देखिए लेयर ऑफ यूट्रस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि मैं दो चीजें बताई थी कि तो रिप्रोडक्शन होगा अगर ह्यूमन में तो मेल और फीमेल दोनों भी होगा, ठीक है। कैसे होगा, मैंने फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है इसके बारे में बता दी थी। उसका हम लोग जो बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, है ना, जिसमें कि मैंने ओवरी, यूट्रस क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। और आज जो आप लोग को मतलब आप लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हम लोग को आज बात करनी है कि लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की कितनी लेयर होती है ना, यूट्रस का फंक्शन क्या होता है, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही टॉपिक है। उसके बाद हम लोग जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर करेंगे उसके बाद हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है, जो आपने ये तो जान लिया कि यूट्रस क्या होता है, जिसमें एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, वो क्या है, यूट्रस है, किसमें प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, एक ही होगी, है ना। अब देखिए अगर हम इसके लेयर की बात करें, लेयर ऑफ यूट्रस, गर्भाशय की परत कितनी होती है, तो तीन परत होती है। एक होता है इंडोमेट्रियम, कौन सा होगा, एक है इंडो, सेकंड रुकिएगा, इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, और दूसरा जो है वो है मायोमेट्रियम, दूसरा है
मायो मैट्रियम, और तीसरा जो है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ठीक, ये 3 लेयर होती किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यूट्रस की कितनी लेयर, 3 लेयर, कौन कौन सी, एक है इंडोमेट्रियम, दूसरा है मायोमेट्रियम, तीसरा है पेरीमेट्रियम। अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे इंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल से अच्छे तरीके से जानेंगे कि ये कौन से लेयर होते हैं, इसका काम क्या होता है ना। तो देखिए यूट्रस, आप कह सकते हैं कि एंडोमेट्रियम जो होती है यूट्रस की अंदर वाली लेयर, यानी कि इनर लेयर को क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। आप कह सकते हैं यूट्रस, यूट्रस यानी गर्भाशय, गर्भाशय के अंदर वाली लेयर को, अंदर यानी कि जो सबसे इनर लेयर होगी है ना, अंदर वाली परत को, वाली परत को इंडो मैट्रियम कहते हैं। ठीक है, मैट्रियम कहते हैं। गर्भाशय के अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। दूसरा जो है वो है मायोमेट्रियम। ठीक, मायोमेट्रियम क्या होता है देखिएगा, मायोमेट्रियम। ठीक है, ये क्या है, मायोमेट्रियम क्या होता है, तो देखिए मायोमेट्रियम जो है, आप कह सकते हैं, हम लोग इंडोमेट्रियम पढ़ रहे थे ना, चलिए, तो मायोमेट्रियम जो है, मायोमेट्रियम के बारे में बात करेंगे। मायोमेट्रियम इसके बीच वाली लेयर होती है, और यूट्रस कैंसर जो होता है कहाँ पे देखा जाता है, इसी वाली लेयर में देखा जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो पेरीमेट्रियम और इंडोमेट्रियम के बीच वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं। तो आप कह सकते हैं यूट्रस की मध्य वाली परत, यूट्रस की मध्य वाली परत, मध्य यानी मिडिल वाली लेयर वाली परत मायोमेट्रियम कहलाती है, ट्रियम कहलाती है। ठीक है, तो देखिए जो यूट्रस है, यूट्रस के इनर लेयर जो होगी, सबसे आंतरिक परत जो होगी उसे हम क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं। और मध्य वाली परत जो होगी, मतलब जो पेरीमेट्रियम और इंडोमेट्रियम के बीच में जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम कहेंगे। और पेरीमेट्रियम कौन कौन सी होगी, गर्भाशय की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम लोग, पेरीमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पेज में हम लोग पेरीमेट्रियम भी देख लेते हैं। यहाँ पे पेरीमेट्रियम हेडिंग बनाइएगा, पेरीमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पेरीमेट्रियम में, इस यहाँ पे थोड़ा सा एक जगह क्या होगा, पेरीमेट्रियम। तो देखिए पेरीमेट्रियम जो है, आप कह सकते हैं यूट्रस की बाहरी वाली लेयर, यानी कि आउटर लेयर पेरीमेट्रियम कहलाती है। यूट्रस यानी कि गर्भाशय की, गर्भाशय की बाहरी परत, यानी कि आउटर लेयर, आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, मेट्रियम कहलाती है। ठीक,
तो अगर पूछता है कि यूट्रस की कितनी परत होती है, 3 परत होती है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम यूट्रस की सबसे बाहरी वाली परत पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम यानी इंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के बीच में जो लेयर होती है, मिडिल पार्ट जो होता है यूट्रस का, वो कहलाता है मायोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम का मतलब होता है कि जो यूट्रस की सबसे मतलब निचली परत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। अब किसका क्या फंक्शन होता है ये देखिएगा, ठीक है। चलिए, 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक, तो देखिए, एक चीज याद रखना, जब किसी फीमेल को, ठीक है, जब किसी फीमेल को पीरियड यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, तो उस समय क्या होता है कि जो एग होते हैं, जो ओवम होते हैं, वो क्या होंगे, अंदर जाते समय, मतलब यूट्रस के अंदर जाते समय क्या होते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अब एक तो टूटते ही टूटते हैं, उसके बाद आप कह सकते हैं कि मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि जो फीमेल होती है, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान यूट्रस की कौन सी लेयर टूटती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान यूट्रस की कौन सी लेयर टूटती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो इंडोमेट्रियम होता है, वो क्या होता है, पीरियड के समय टूटता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। हार्मोन, ठीक है। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, वो है एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं एस्ट्रोजन, है। हिंदी में भी एस्ट्रोजन, इंग्लिश में भी एस्ट्रोजन। अब देखिए, ये हार्मोन जो होता है, एस्ट्रोजन जो होता है, इसे फर्टिलाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव यानी कि रिप्रोडक्टिव पावर को बढ़ाता है, ठीक है। इसे फर्टिलाइजिंग लाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन हार्मोन रिप्रोडक्टिव पावर को बढ़ाता है। पावर यानी कि प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। हिंदी में प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन कौन सा हार्मोन हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, याद रखना है। इसका काम क्या है, इसे आप फर्टिलाइजिंग हार्मोन भी कह सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। यह हार्मोन रिप्रोडक्टिव पावर को यानी प्रजनन शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। चलिए आगे, इसके बाद इसके बारे में अगर हम लोग आगे बात करें, इस हार्मोन के बारे में, तो यह हार्मोन वॉइस आवाज में चेंज लाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल के फीमेल की आवाज में
आवाज में बदलाव लाता है। लाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, यह हार्मोन ब्रेस्ट की साइज को चेंज करता है। यह हार्मोन हार्मोन ब्रेस्ट की साइज को चेंज करता है। साइज को चेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसमें, इसका और क्या काम होता है। इस हार्मोन की वजह से पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। इस हार्मोन की वजह से हार्मोन की वजह से पीरियड स्टार्ट होता है। स्टार्ट होता है या शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, और लास्ट पॉइंट है ये आपका, यह ओवम बनाने में मदद करता है। ओवम मतलब एग, या फिर आप उसे हिंदी में अंडाण बोलते हैं, ठीक है। यह ओवम, या फिर आप इसको एग बोलते हैं। एग के अलावा आप इसको बोलते हैं अंडाण, ठीक है। हिंदी में अंडाणु कहते हैं। बनाने में मदद करता है। मदद करता है, ठीक है। तो इस हार्मोन को फर्टिलाइजिंग हार्मोन कहते हैं। यह रिप्रोडक्टिव पावर को बढ़ाता है। उसके बाद फीमेल की जो वॉइस होती है उसको चेंज करेगा, ब्रेस्ट की साइज को बढ़ाता है। उसके अलावा इसकी इसी हार्मोन की वजह से लड़कियों में पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। यह ओवम एग यानी अंडाणु को बनाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये सारे क्या है, फंक्शन है एस्ट्रोजन हार्मोन के। और एस्ट्रोजन हार्मोन में अगर पूछता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो मेल हार्मोन है या फीमेल हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो आपको बताना है कि एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। फंक्शन आप देख ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, दूसरा जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन। ट्रॉन, हिंदी में भी प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। अब इस हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो फीमेल सेक्स हार्मोन का दूसरा पार्ट है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं ये क्या काम करता है। पहली बात तो यह हार्मोन प्रेगनेंसी में मदद करता है, तो आप लिख सकते हैं यह हार्मोन हार्मोन प्रेगनेंसी में क्या करेगा, हेल्प करता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, का काम क्या है। यह हार्मोन स्पर्म को ओवम से मिलने में मदद करता है। यह हार्मोन स्पर्म को ओवम ओवम से मिलने में मदद करता है। में मदद
करता है, ठीक है। स्पर्म को ओवम से मिलने में भी मदद करेगा। उसके बाद ठीक है, तो ये दो चीजें आप लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद एक चीज आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आईवीएफ, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे कि आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो हेडिंग यहाँ पे थोड़ा सा बनाइएगा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक है। आईवीएफ का शॉर्ट फॉर्म होता है आईवीएफ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये चीज क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ये कब करवाया जाता है, ठीक। देखो, आप लिख सकते हैं, जब कोई फीमेल फीमेल प्रेग्नेंट, जब कोई फीमेल क्या नहीं होती, प्रेग्नेंट नहीं होती, ठीक है। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, तब आईवीएफ करवाया जाता है। आईवीएफ का प्रोसेस करवाया जाता है जिसमें स्पर्म, ओवम, स्पर्म और ओवम ओवम को बाहर निकालकर मिक्स किया जाता है, मिक्स किया जाता है, ठीक है। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती तब क्या करवाया जाता है, प्रोसेस करवाया जाता है जिसमें कि स्पर्म और ओवम को बाहर निकालकर मिक्स किया जाएगा, ठीक है। तो यही होता है आईवीएफ, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है जब कोई फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही किसी भी कारण से। तो उसका क्या, उसके अंदर का जो एग होता है या फिर जिसे हम ओवम कहते हैं, उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, प्लस स्पर्म को भी बाहर निकाला जाता है मेल और फीमेल के बॉडी से। उसके बाद बाहर निकाल कर क्या किया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है, फिर यूट्रस में क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिससे कि चाइल्ड बनना स्टार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें आपका जो क्वेश्चन पूछता है कि फेलो, एक चीज और मैं बताना भूल गई थी, फेलोपियन ट्यूब जब पढ़ा रही थी कि फेलोपियन ट्यूब की साइज कितनी होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आपको वहां पे बताना है कि जो फेलोपियन ट्यूब की साइज होती है वो 10 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब की साइज 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। ये बताना मैं उस दिन भूल गई थी, तो यहाँ पे लिखिएगा, फेलोपियन ट्यूब की साइज, फेलोपियन ट्यूब की साइज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, लॉन्ग होती होती है, ठीक। इसके अलावा आपका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, जब यह रिलीज होता है तो फर्टिलाइजेशन का संचालन होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, हार्मोन
जब किसी फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज होता है, फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब किसी फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज होगा तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का संचालन होगा, ठीक, रिलीज होता है तब फर्टिलाइजेशन का चालन होता है, ठीक। आगे अगर हम बात करें इसके बारे में और चीजें, तो यह हार्मोन गर्भाशय में प्लेसेंटा और एम्ब्रायो का निर्माण करता है, ठीक है, देख सकते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हार्मोन यूट्रस के अंदर, यूट्रस यानी गर्भाशय के अंदर गर्भाशय के अंदर एम्ब्रायो एम्ब्रायो ठीक है, एम्ब्रायो यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं हिंदी, प्लस एम्ब्रायो और प्लेसेंटा यानी गर्भनाल, और प्लेसेंटा से हिंदी में गर्भनाल कहा जाता है, गर्भनाल, गर्भनाल का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी फीमेल के अंदर एम्ब्रायो का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अकॉर्डिंग होता है, उसके अलावा जो गर्भनाल होता है वो किस किस हार्मोन की वजह से बनता है, तो वहां पे भी याद रखना है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से भी ही क्या बनता है, गर्भनाल बनता है, ठीक है। चलिए आगे और बात करेंगे इसके बारे में हम लोग। देखिए प्लेसेंटा क्या है, न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक होता है, प्लेसेंटा किस चीज के लिए आवश्यक होता है, तो आप लिख सकते हैं प्लेसेंटा यानी गर्भनाल, प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल, गर्भनाल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी पोषण, पोषण के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि बच्चे मतलब एक जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, जो यूट्रस के अंदर होता है, उसको न्यूट्रिशन किससे मिलता है, तो ये जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू माँ से बच्चे को क्या मिलता रहता है, न्यूट्रिशन मिलता रहता है, ठीक है। तो गर्भनाल एक ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू बच्चे को क्या मिलता है, पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, कहाँ पे, यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, ठीक। चलिए
आगे अगर हम लोग बात करें, जब ओवम स्पर्म से नहीं मिल पाता तब आईवीएफ करवाया जाता है। मैंने ये तो बताया कि आईवीएफ में क्या प्रोसेस होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है। बट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कब करवाया जाता है, तो मैंने ये बताया कि जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती तब आईवीएफ करवाया जाता है। बट किस कंडीशन में, तो जब स्पर्म ओवम से यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो स्पर्म है वो एग से मिल नहीं पाता, तब क्या करवाया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट करके, जरा सा नोट करके लिखिएगा, आईवीएफ तब करवाया जाता है, तब करवाया जाता है जब स्पर्म ओवम से मिल नहीं पाता, ओवम से मिल नहीं पाता है। अब स्पर्म ओवम से मिलेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रायो नहीं बनेगा, और जब जाइगोट एम्ब्रायो ही नहीं बनेगा तो किसी बच्चे का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कब करवाया जाता है, जब स्पर्म ओवम से मिल नहीं पाते, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें कि आपका जो ओवरी है, जो ओवरी वो किससे जुड़ा होता है, तो ओवरी जो होती है वो यूट्रस से जुड़ी होती है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि ओवरी यूट्रस से जुड़ा रहता है क्योंकि एग यूट्रस में जा सके, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि ओवरी किससे जुड़ी रहती है तो यूट्रस से, यहाँ पे लिखिएगा, उसका कारण भी मैं बताऊंगी किस लिए जुड़ा होता है। ओवरी यूट्रस से जुड़ा रहता है जिससे जिससे ओवम यानी कि एग यूट्रस में आसानी से जा सके, ठीक है, यूट्रस में जा सके। एग का निर्माण कहाँ पे होता है, ओवरी के अंदर ही होता है। ओवम कहाँ पे बनते हैं, ओवरी के अंदर बनते हैं, ठीक है। और एग को कहाँ पे जाना होता है, पहले फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में। तो ओवरी किससे जुड़ा होता है, यूट्रस से जुड़ा होता है, जिससे एग यूट्रस में आसानी से क्या कर सके, इंटर कर सके। अब चलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो लास्ट सेक्स ऑर्गन था वो था आपका सर्विक्स, ठीक है। तो सर्विक्स क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो फटाफट से हेडिंग बना लीजिए आप लोग, सर्विक्स, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे भाई ये क्या है, ठीक है। देखिए, सर्विक यूट्रस का मुख होता है, स्पर्म सर्विस के थ्रू ही यूट्रस में पहुंचता है, ठीक है। तो यूट्रस का मुख, यूट्रस का जो माउथ वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, सर्विस कहलाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, यूट्रस यानी कि गर्भाशय का मुख सर्विक्स कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो सर्विस के थ्रू ही जो स्पर्म होता है यूट्रस में पहुंचता है। सर्विस के थ्रू ही, सर्विस के द्वारा स्पर्म यूट्रस यूट्रस तक पहुंचता है, ठीक है। चलिए, अगर आगे हम बात करें तो फीमेल का यूट्रस एक वॉल्यूम की तरह होता है जिसमें वह 9 मंथ तक बच्चे को उसमें रख सकती है, ठीक है।
तो आप कह सकते हैं यूट्रस का अगर स्ट्रक्चर पूछता है कि कैसा होता है, तो आप क्लिक बताना कि यूट्रस का जो स्ट्रक्चर होता है वह एक वैल्यूम की तरह होता है। यूट्रस का स्ट्रक्चर एक वैल्यूम की तरह होता है। एक वैल्यून वैल्यून ठीक है, वैल्यूम की तरह होता है। तरह होता है जिसके अंदर फीमेल जिसके अंदर फीमेल एक बच्चे को एक बच्चे को 9 मंथ तक रखती है। ठीक है। और प्रेगनेंसी के टाइम यही जो यूट्रस होता है वो क्या होता है, वैल्यूम की तरह पूरा फूल जाता है। ठीक है, और इतना फूलता है कि वो मतलब कहाँ तक पहुंच जाता है, जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वहां तक पहुंच जाता है, जिसमें कि मतलब ए फीमेल को बहुत ही कष्ट भी होता है उस टाइम, है ना, कह सकते हैं। आपके मैंने बताया कि हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम ये यूट्रस क्या होता है, फूल जाता है एकदम से, और बच्चे के जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद ही उस मतलब यूट्रस को अपना आकार लेने, मतलब फिर से अपने साइज में आने के लिए कितना समय लगता है। तो आपको बता दें कि बच्चे के जन्म के बाद उस यूट्रस को फिर से अपना आकार लेने में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन साइकिल की। मेंसुरेशन साइकिल क्या होता है? चलिए, तो हेडिंग बनाएगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेनेस्ट्रुअल साइकिल, बोलिए कुछ भी बोलिए, दोनों आपका सही है। ठीक, मेनेस्ट्रुअल साइकिल, वल वल साइकिल। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं आतर्व चक्र। आतर्व चक्र, ठीक है। मेनेस्ट्रुअल साइकिल या मेंसुरेशन साइकिल या आतर्व चक्र हिंदी से बोला जाता है। अब ये क्या होता है, तो यह सबसे पहले 13 to 14 की एज में शुरू हो जाता था। ठीक है, आप लिख सकते हैं, यह किसी भी गर्ल में, यह किसी भी गर्ल में, किसी भी गर्ल यानी कि लड़की में, किसी भी गर्ल में 13 to 14 की एज में, एज में शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, 13 to 14 की एज में क्या होता है, ये शुरू हो जाता है। और सबसे पहला जो मेंसुरेशन साइकिल होता है, फर्स्ट पीरियड को क्या कहा जाता है, तो फर्स्ट पीरियड को मोनार्की कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेगा कि जो सबसे पहला पीरियड आता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मोनार्की। तो आपको यहाँ पे लिखना है, और सबसे पहले पीरियड को मोनार्की कहा जाता है। सबसे पहले पीरियड को मोनार्की कहा जाता है। मोनार्की, ठीक है,
कहा जाता है, जो 13 to 14 की एज में क्या होता है, शुरू होता है। ठीक, की कहा जाता है। आखिरी पीरियड जो है 14 की एज में बंद होता है। आखिरी पीरियड, आखिरी पीरियड, पीरियड 14 की एज में बंद होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जब आप 40 के हो जाते हैं तो 40 की एज से ये क्या होगा, धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो जाता है। वो लगभग जाके 45 या 50 तक एकदम से समाप्त हो जाता है। ठीक है, एज में बंद होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग मोनोपॉज कहते हैं। ठीक है, और आखिरी पीरियड को मोनोपॉज कहा जाता है। आखिरी पीरियड को मोनोपॉज कहा जाता है। ठीक, कहा जाता है। जब पीरियड शुरू होता है तो सबसे पहले पीरियड को जो फर्स्ट टाइम आता है उसे हम क्या कहते हैं, मियार्गी कहते हैं। और जब पीरियड खत्म होता है, जब आपका सबसे लास्ट पीरियड होता है, उसके बाद कभी भी आपको पूरे लाइफ टाइम पीरियड नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि मोनोपॉज क्या है या मियार्की क्या है। तो पीरियड का जो जब स्टार्ट होगा उसे हम मियार्की कहेंगे, जब वो खत्म होगा तो उसे हम मोनोपॉज कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सेरोगेसी क्या होते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बता दी। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है आपका, सेरोगेसी क्या होता है, सेरोगेसी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो हेडिंग बनाइएगा, सेरोगेसी। सेरो, ठीक है, सेरोगेसी। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, देखो, जब एक फीमेल, जब एक फीमेल, ठीक है, किसी भी तरह से बच्चे को पैदा नहीं कर पाती या जन्म नहीं दे पाती, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, दे पाती, तब मेल और फीमेल के, तब मेल और फीमेल के बच्चे को दूसरे फीमेल में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तब मेल और फीमेल के बच्चे को, फीमेल के बच्चे को दूसरे फीमेल में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके थ्रू किया जाता है, सरोगेसी के थ्रू किया जाता है, जिसे सरोगेसी कहते हैं। ठीक है, जिसे सरोगेसी कहते हैं।
जब कोई फीमेल ऐसी है जो किसी भी कंडीशन में माँ नहीं बन सकती, बच्चे को नहीं पैदा कर सकती, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, जो फीमेल और फीमेल का जो बच्चा होता है वो दूसरे फीमेल में क्या कर दिया जाएगा, इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, पूछता है ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जो यूट्रस कैंसर को रोकता है। ऐसा कौन सा इंजेक्शन है, कौन सा इंजेक्शन है जो यूट्रस कैंसर को रोकता है, कैंसर को रोकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जो यूट्रस कैंसर को रोकता है। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछा जाता है सर्विक कैंसर किसे कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर किसे कहते हैं। ठीक है, तो यूट्रस कैंसर को सर्वाइकल कैंसर भी कहा जाता है। और इस कैंसर को मतलब यूट्रस कैंसर के लिए एक वैक्सीन होती है जो 24 to 28 की एज में लगाई जाती है, जिसका नाम है HIV-16 HPV-18। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूट्रस कैंसर के लिए 2 इंजेक्शन आती हैं। ठीक है, पहला कैंसर को रोकता है, तो आपका इंजेक्शन भी पूछ सकता है, वैक्सीन के नाम से भी पूछ सकता है। तो अगर वैक्सीन या इंजेक्शन कुछ भी पूछता है तो आप लिख सकते हैं कि यूट्रस कैंसर को रोकने के लिए यूट्रस। ठीक है, यूट्रस कैंसर को रोकने के लिए, यहाँ पे देखिएगा स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग है, इसको यूट्रस। ठीक, यूट्रस कैंसर को रोकने के लिए रोकने के लिए वैक्सीन यूज की जाती है, की जाती है, जिसका नाम है HIV-16। ठीक है, HIV-16 HPV-18, HIV-16 और दूसरी जो है HPV-18। ठीक है, HPV-18, ये 2 वैक्सीन यूज की जाती है, याद रखिएगा, एक HIV-16 और दूसरा HPV-18। ये 2 वैक्सीन लगाई जाती हैं यूट्रस कैंसर को रोकने के लिए। ठीक है, और ये वैक्सीन कब लगवानी चाहिए, तो 24 की मतलब 24 से लेकर 28 की एज तक आप लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर लेना कि ये वैक्सीन जो है वो कब लगवाई जाती है। यहाँ पे लिखेगा HIV-16 और HPV-18 वैक्सीन, वैक्सीन 28 24 टू 28 की 28 की एज में
लगवा लेनी चाहिए। चाहिए। अब यूट्रस कैंसर को और क्या बोला जाता है, तो आप लिखिएगा यूट्रस कैंसर को सर्वाइकल कैंसर भी बोला जाता है। यूट्रस कैंसर को सर्वाइकल सर्वाइकल कैंसर भी बोला जाता है। भी बोला जाता है। ठीक है। यूट्रस कैंसर को सर्वाइकल कैंसर भी बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए आगे हम लोग को पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ से खत्म हुआ। जितनी भी चीजें क्वेश्चन पूछता है कि पीरियड्स टाइम यूट्रस की कौन सी दीवार टूट के निकलती है एक और ब्लड के साथ, तो वो होती है आपका एंडोमेट्रियम वाली लेयर टूट के निकलती है। ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, हेडिंग बनाइएगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हिंदी में से कहते हैं पुरुष जनन तंत्र। पुरुष प्रजनन प्रजनन तंत्र। ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक। इसके भी दो तरह के ऑर्गन होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा जो होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसमें भी दो तरह के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा जो पाया जाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। सेक्स ऑर्गन दो ऑर्गन में से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हिंदी में से बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग या प्राथमिक जनन अंग। एक जनन अंग। दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक जनन अंग। ठीक है। अब इसके काम क्या होंगे, सेम उसी की तरह जैसे कि आपने फीमेल में पढ़ा। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्शन करवाता है। ठीक है। तो इसका इसमें आप लिख सकते हैं कि ये जो सेक्स ऑर्गन होता है प्राथमिक, ये क्या करेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है यह यह सेक्स ऑर्गन, यहाँ से लिख लीजिएगा, यह सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्शन करवाता है। ठीक है। करवाता है। दूसरी चीज, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वह ऑर्गन होता है जिससे पहचान होती है जो बच्चा जन्म लिया है वो लड़का है या लड़की। ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वह ऑर्गन होता है, लिखिएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वह ऑर्गन होता है जिससे पता चलता है जो बच्चा जन्म लिया है वह लड़का है या लड़की। ठीक है। वह
लड़का है या लड़की। ठीक। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पहली बात तो रिप्रोडक्शन करवाता है, दूसरी बात यह सेक्स ऑर्गन वह सेक्स ऑर्गन होता है जिससे पता चलता है जो बच्चा जन्म लिया है वो लड़का है या फिर लड़की। ठीक। अब चलिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोग दूसरे पेज में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन थोड़ा सा हेडिंग बनाइएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। तो ये क्या होता है भाई, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या काम करता है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वह ऑर्गन है जो एक उम्र आने के बाद हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सेक्स ऑर्गन एक उम्र आने के बाद हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है। ठीक है, हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फीमेल मेल में वो होता है कि जो एक उम्र आने के बाद किसका सिक्रेशन करवाता है, हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है। और इस हार्मोन का सिक्रेशन 12 ईयर के बाद शुरू होता है। और मेल में हार्मोन का सिक्रेशन 12 ईयर के बाद शुरू होता है, के बाद शुरू होता है। ठीक है, तो मेल में हार्मोन का सिक्रेशन कब स्टार्ट होगा, 12 ईयर के बाद। अब चलिए और भी बातें करेंगे इसमें। सेक्स ऑर्गन इन मेल, कौन कौन से सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल के। सेक्स ऑर्गन इन मेल। ठीक है, हिंदी में पुरुष प्रजनन अंग। ठीक, कौन कौन से होते हैं पुरुष प्रजनन अंग, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टेस्टिस, पहली हेडिंग बनानी है टेस्टिस। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। टेस्टिस यानी वृषण, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं टेस्टिस क्या है। तो देखिए किसी भी मेल के अंदर दो टेस्टिस पाए जाते हैं और ये दोनों टेस्टिस एक थैले के अंदर होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, किसी भी मेल के अंदर, किसी फीमेल के अंदर कितने टेस्टिस होंगे, मेल के अंदर दो टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी मेल के अंदर कितने टेस्टिस टेस्टिस होंगे, दो टेस्टिस होंगे। और ये एक थैले के अंदर होते हैं, थैले के अंदर होते हैं जिसे स्क्रोटम स्क्रोटम यहाँ पे लिखेगा स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम कहा जाता है, उस थैले का नाम क्या है, स्क्रोटम है। ठीक है,
तो ये टेस्टिस एक थैले के अंदर रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, या फिर आप हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हो, वृषण कोश कहते हैं आप लोग, ठीक है। हिंदी में वृषण कोश, इंग्लिश में स्क्रोटम कहेंगे इसको। और इस स्क्रोटम यानी वृषण कोश में एक थैलीनुमा संरचना होती है, मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो दोनों पैरों के बीच में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए अगर आगे हम लोग इसके बारे में और देखें तो इस वृषण कोश यानी जो आपका स्क्रोटम होता है, इस वृषण कोश में एथेलनुमा संरचना होती है, जो दोनों पैरों के बीच में पाई जाती है। लिखिएगा, इस स्क्रोटम में, इस स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश में एक थैलेनुमा संरचना होती है जो मेल के दोनों पैर के बीच में होती है। तो मेल के दोनों पैरों के बीच में होती, बीच में, ठीक है। तो देखिए मेल में कितने टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, और ये एक मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पैक होते हैं, जिसे हम स्क्रोटम या वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश भी एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें जो कि दोनों पैरों के बीच में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, अगर इसके बारे में अगर हम आगे बात करें, तो जब आप एम्ब्रायो होते हैं तो उस समय टेस्टिस 7 मंथ तक आपके पेट के अंदर रहता है, और उसके बाद यह बाहर आता है, ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे कि टेस्टिस के बारे में और बहुत सारी चीजें जानेंगे, लेकिन कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आधा आपका बच्चा था, तो उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हार्ट का, ठीक है। तो चलिए जो चीजें बची हैं उसको हम लोग 10-15 मिनट की क्लास में कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कल की क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि जिस ऑर्गन की बात हो रही थी वो था आपका टेस्टिस, ठीक है। सेक्स ऑर्गन इन मेल, हेडिंग बनाना है, सेक्स ऑर्गन इन मेल, ठीक है। अब सेक्स ऑर्गन इन मेल में जो टॉपिक चल रहा था आपका कौन सा, वो था टेस्टिस। ये आपका बचा हुआ था। टेस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ रहे थे, आज इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए टेस्टिस, किसी भी मेल के अंदर 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, और ये दोनों टेस्टिस एक थैले के अंदर होते हैं। आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, किसी भी मेल के अंदर, किसी भी मेल के अंदर, मेल यानी किसी भी पुरुष के अंदर, मेल के अंदर 2 टेस्टिस, टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है। 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, और ये एक थैले में बंद होते हैं, एक एक थैले में बंद होते हैं, और थैले का नाम है स्क्रोटम, और उस थैले का नाम है, और इस थैले का नाम है स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम।
तो टेस्टिस जो होता है वो किसी भी मेल के अंदर दो टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस एक थैले के अंदर बंद होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। अब इस स्क्रोटम को हिंदी में बोला जाता है वृषण कोश। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं वृषण कोश, इंग्लिश में स्क्रोटम, हिंदी में वृषण कोश, ठीक। चलिए, अगर आगे हम लोग इसके बारे में बात करें तो इस वृषण कोश में एक थैलीनुमा संरचना होती है जो दोनों पैरों के बीच में पाई जाती है, ठीक है। आप लिख सकते हैं इस स्क्रोटम में, इस वृषण कोश या फिर स्क्रोटम में एक थैलीनुमा संरचना होती है, संरचना होती है जो दोनों पैरों के बीच में पाई जाती है, जो मेल के दोनों पैरों के बीच में होती मेल के दोनों पैरों के बीच में होती के बीच में होती है, ठीक है। तो स्क्रोटम के अंदर भी एक थैलीनुमा संरचना होती है जो मेल के दोनों पैरों के बीच में होती है। इसके बाद जब आप इम्ब्रायो होते हैं, इम्ब्रायो का मतलब जब कोई भ्रूण जो होता है वो बच्चा बनता रहता है, ठीक है। तो जब आप इम्ब्रायो होते हैं तो ये टेस्टिस जो होता है 7 मंथ तक कहाँ पे रहता है, आपके पेट के अंदर रहता है। कह सकते हैं कि जो इम्ब्रायो होगा जो कि चाइल्ड में कन्वर्ट होता रहता है उसके पेट के अंदर रहता है 7 मंथ तक टेस्टिस, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि जब आप इम्ब्रायो होते हैं तो उस समय टेस्टिस 7 मंथ तक आपके पेट के अंदर रहता है और उसके बाद यह बाहर आता है, ठीक है। जब आप इम्ब्रायो होते हैं, आप इम्ब्रायो होते हैं तो टेस्टिस 7 मंथ तक आपके पेट के अंदर रहता है, के अंदर रहता है। उसके बाद उसके बाद यह बाहर निकलता है, यह बाहर निकलता है, ठीक है। 7 मंथ तक पेट के अंदर रहेगा, उसके बाद बाहर निकलेगा। इसीलिए किसी मेल के वृषण में चोट लगती है तो अपना पेट पकड़ लेता है, क्योंकि ये टेस्टिस जहां से आता है चोट लगने पर, ठीक है। इसी वजह से किसी भी मेल के टेस्टिस में जब चोट लगती है तो मेल क्या करता है, अपना पेट तुरंत पकड़ता है। क्यों? क्योंकि ये टेस्टिस जो है वो जब मतलब जहां से निकला रहता है वहीं दोबारा क्या क्या हो जाता है, चला जाता है। मतलब पेट से बाहर निकला होता है, पेट से बाहर निकलता है, और चोट जब भी टेस्टिस पे चोट लगती है तो क्या होगा, तुरंत पेट के अंदर चला जाएगा। इसी वजह से किसी भी मेल को जब टेस्टिस में चोट लगती है तो क्या करता है, अपना पेट तुरंत पकड़ता है, ठीक। क्योंकि टेस्टिस क्या होता है, तुरंत पेट के अंदर चला जाता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे। अगर ये विषण 7 मंथ तक पेट में रहने के बाद बाहर नहीं आता तो एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं क्रेप्टोसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रेप्टोसिड बोलते हैं उसे, ठीक है। इस बीमारी में एक टेस्टिस अंदर रह जाता है और एक बाहर आ जाता है। तो चलिए, अगर ये वृषण, ये टेस्टिस 7 मंथ तक पेट में रहने के बाद बाहर नहीं आता है तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अगर ये टेस्टिस, अगर ये टेस्टिस जिसे हम कहते हैं वृषण
7 मंथ तक पेट के अंदर रहने के बाद, पेट के अंदर रहने के बाद बाहर नहीं आता है तो, नहीं आता है तो एक बीमारी हो जाती है जिसे क्रिप्टोप्सिड बोलते हैं, ठीक है। नहीं आता है तो एक बीमारी हो जाती है, बीमारी हो जाती है जिसे क्रिप ठीक है, जिसे सेकंड रुकिए, शीट, ठीक है, शीट, ठीक, क्रिप्टोप्सिड बोलते हैं, बोलते हैं, जिसमें एक वृषण पेट के अंदर रह जाता है, रह जाता है और एक पेट के बाहर निकल आता है, और एक वृषण पेट के बाहर निकल आता है, बाहर निकल आता है, ठीक है। तो अगर कोई एम्ब्रायो है, ठीक है, कोई एम्ब्रायो हो, उसका जो टेस्टिस है 7 मंथ तक पेट के अंदर रहता है। अगर 7 मंथ के बाद भी वो टेस्टिस पेट से बाहर नहीं निकल रहा है तो क्या होती, एक बीमारी हो जाती है जिसे क्या बोलते हैं, क्रिप्टोप्सिड बोलते हैं। और इस बीमारी में क्या होता है कि जो एक टेस्टिस होगा वो पेट के अंदर ही रह जाता है और एक टेस्टिस क्या होता है, पेट के बाहर निकल आता है, ठीक है। और इस बीमारी में स्पर्म का सिक्रेशन कम हो जाता है और बाद में पिता बनने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं कि इस बीमारी में स्पर्म का सिक्रेशन कम हो जाता है, इस बीमारी में स्पर्म का सिक्रेशन क्रेशन कम हो जाता है, कम हो जाता है और पिता बनने के चांसेस भी एक कम हो जाते हैं, ठीक है, चांसेस भी कम जाता है, ठीक है। देखिए, एक टेस्टिस का मतलब क्या होता है, एक टेस्टिस का मतलब स्टेरिलिटी, ठीक है, टेस्टिस का मतलब स्टेरिलिटी, नपुंसकता, सकता। अगर एक ही टेस्टिस आपके अंदर है तो यानी कि आपके अंदर स्टेरिलिटी देखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद शुक्राणु, अगर आपके अंदर एक ही टेस्टिस है तो शुक्राणु
इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो होंगे ये क्या होंगे, काउंटलेस संख्या में कम हो जाएंगे। ठीक है, काउंटलेस संख्या में कम बनेंगे, संख्या में कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, अगर एक ही टेस्टिस है तो इसके अलावा क्या होगा कि विंटर यानी सर्दी में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़न देखा जाएगा। ठीक है, विंटर यानी कि सर्दी में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ट्रैक्शन यानी सिकुड़न, सिकुड़न। अगर वहीं पे हम लोग समर की बात करें, समर यानी कि गर्मी में क्या होगा, रिलैक्सन देखा जाएगा, फैलाव। समर यानी कि गर्मी में रिलैक्सन। ठीक है, रिलैक्सन यानी कि फैलाव देखा जाएगा टेस्टिस में। तो ये चीजें होंगी। तो देखिए, अगर किसी के अंदर एक टेस्टिस का मतलब है कि स्टेरिलिटी, उसके अंदर स्टेरिलिटी नपुंसकता देखी जाएगी। और उसके बाद जो काउंटलेस, किसका काउंटलेस, स्पर्म किस जो होंगे वो संख्या में कम बनेंगे। और टेस्टिस जो होते हैं वो सर्दियों में क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और गर्मियों में क्या होते हैं, उनमें रिलैक्सन देखा जाता है, फैलाव देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे और बात करें हम लोग तो चलिए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि मतलब स्पर्म को बनने में कितना समय लगता है, तो आपको मतलब कितने टेम्परेचर की नीड होती है, तो आप बता सकते हैं किसी स्पर्म को मतलब बनने में कितने टेम्परेचर की नीड होती है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की क्या होती है, नीड होती है। तो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, स्पर्म को बनने में 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर की नीड होती है। ठीक है, स्पर्म को बनने में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की क्या होती है, टेम्परेचर की नीड होती है, होती है। ठीक है, तो अगर स्पर्म बनता है किसी भी मेल बॉडी के अंदर, तो उसको कितने टेम्परेचर की नीड होगी, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की नीड होगी। ठीक है, अब अगर पूछता है कि टेस्टिस का वेट कितना होता है, भार कितना होता है, तो 14 ग्राम एक पेयर का। ठीक है, वेट ऑफ टेस्टिस, प्रेषण का भार, ठीक है, कितना होगा, 14 ग्राम 1 पेयर। एक पेयर का जो भार होगा कितना होगा, 14 ग्राम होगा। उसका लेंथ कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर लेंथ पूछता है टेस्टिस का, लेंथ यानी कि लंबाई पूछता है, लंबाई जो होता है टेस्टिस का कितना होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 to 5 सेंटीमीटर होगा। अगर विड्थ पूछता है, चौड़ाई अगर पूछता है, ठीक, टेस्टिस का चौड़ाई पूछता है, चौड़ाई जो होगी वो होगी, तो आपको बता दें चौड़ाई जो होती है 2 to 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर।
ठीक। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर टेस्टिस नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभी। क्वेश्चन आपका पूछता है अगर कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर वृषण सॉरी टेस्टिस नहीं वृषण को, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं, नहीं पाया जाता। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर स्क्रोटम ठीक है, जिसके अंदर स्क्रोटम नहीं पाया जाता, पाया जाता। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको बताना है। एक है आपका डॉल्फिन, है ना, एक डॉल्फिन हो गया, वेल हो गई, एलिफेंट, इन तीनों के अंदर नहीं पाया जाता। एलिफेंट, डॉल्फिन और वेल मछली। ठीक है, वेल फिश का नाम सुने होंगे आप लोग, तो इसके अंदर भी स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश, स्क्रोटम को क्या कहते हैं हिंदी में, वृषण कोश कहते हैं। ठीक है, याद रखना, हिंदी में वृषण कोश, इंग्लिश में स्क्रोटम नहीं पाया जाता। तो एलिफेंट, डॉल्फिन और वेल के अंदर स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश नहीं पाया जाता है। और ये रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर, रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था, मेल मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर था, वो यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है।